अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर यानी वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थर्ड टॉपिक है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमने ये स्टडी किया था कि एक वेक्टर के जनरली जो कि प्लेन में एग्जिस्ट करता होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स से, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है ए कॉस थीटा। इसी तरह अगर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसको फाइंड करना हो तो हमारे पास उसके लिए ए वाई रिप्रेजेंटेशन है, और मेजर करने का तरीका है ए साइन थीटा से। फिर हमने कहा कि अगर हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हम टेन थीटा यूज़ करेंगे जो कि वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट होगा। और इसी तरह अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते थे। आज का जो हमारा काम होगा वो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर होंगे, दो तीन या अप टू सो ऑन, और हमने उनको ऐड करना है बाय देयर कंपोनेंट्स। तो हमारे टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय देयर कंपोनेंट्स। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपको याद होगा कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होती थी वो हेड टू टेल रूल से होती थी, और फिर आगे हम उसको कंपोनेंट्स के ज़रिए कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। ए जो है यहाँ पे ब्लू वेक्टर है जो कि थीटा वन एंगल बना रहा है, और जो हमारे पास वेक्टर बी है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर का रिप्रेजेंट हुआ है जो कि थीटा टू एंगल कोई बना रहा होगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि बी को उठा के ए की टिप के ऊपर ले जाएंगे और एंगल इसका सेम रहेगा, और फिर जब ये हेड टू टेल रूल से ऐड होंगे अब हम ब्लू की टेल को ऑरेंज के हेड से मिलाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया जो कि रेड कलर का है। तो हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो हमारे पास था सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स में हम कैसे करेंगे? तो हम इस तरह करते हैं कि हम इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स डायग्राम में बना लेते हैं कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बन गया। अब आप देखें, और उसके बाद हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो हमारे पास ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास ओ आर बन रहा है जो कि ब्लू कलर की डॉटेड लाइन है। इसी तरह जब वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है ओ टी से जो कि एक और डॉटेड लाइन है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ब्लू कलर की। अब हम क्या करते हैं, क्यू से ऑन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ऑरेंज कलर का जो था वो हमारे पास क्या था, वेक्टर बी था। और इसी तरह अगर हम क्यू से वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास जो ऑरेंज कलर का पोर्शन बन रहा है डॉटेड एरो जो है वो हमारे पास टी यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो ओ आर जो है ये हमारे पास ए एक्स है, ओ टी जो है ये हमारे पास ए वाई है। इसी तरह आर एस जो है वो हमारे पास क्या है, बी एक्स, और हमारे पास जो टी यू है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बी वाई। तो अब अगर आप देखें कि ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन और रेड कलर ये सॉरी ऑरेंज कलर की जो डॉटेड लाइन है ये दोनों मिलके बराबर हैं लेंथ में रेड कलर की डॉटेड लाइन से, जो कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमने रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ओ आर प्लस आर एस ये पूरे का पूरा है ओ से एस तक की लेंथ के इक्वल। तो ओ से एस तक जो है ये हमारे पास रेड कलर का एरो है जिसको हम कह सकते हैं आर एक्स। ओ आर जो है ये हमारे पास ब्लू कलर का डॉटेड एरो है जो कि हमारे पास है ए एक्स। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर एस है येलो कलर का या ऑरेंज कलर का, ये हमारे पास है बी एक्स के इक्वल। तो हमें यहाँ से पता लगा
कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो है वो ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर है। यहां से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि फर्ज करें कि अगर हमारे पास एन वेक्टर्स हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन, तो आर एक्स इसकी इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन। अब हम चलते हैं रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है लाइन सेगमेंट ओ से यू तक, ये दो हिस्सों में है, ओ से टी तक और टी से यू तक। ओ से टी तक वर्टिकल ब्लू डॉटेड लाइन है जो कि ए वाई को रिप्रेजेंट करती है, और टी से यू तक है हमारे पास ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन जो कि बी के वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है, और ओ से यू तक जो ओवरऑल है वो हमारे पास रेड कलर का हमने जो है ये पूरी की पूरी एक लाइन है डॉटेड वाली, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है आर वाई को। तो इससे हमें पता लगा कि आर वाई जो होगा वो इक्वल टू होगा ओ टी यानी ए वाई और प्लस टी यू यानी बी वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बनेगा। तो ये हमारे पास एक चीज होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास n वेक्टर्स हों तो फिर क्या होगा, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन। फिर हम आते हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, और एक्स किसकी इक्वल था ए एक्स प्लस बी एक्स की इक्वल, और आर वाई किसकी इक्वल था ए वाई प्लस बी वाई की इक्वल। तो हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर और ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एंगल का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हमने वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, एंगल का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, एंगल का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया, एंगल की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर ली। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक बाकी है। वो कैसे कि हमारे पास जो एंगल होता है ये हमेशा होता है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन एक्चुअली जो हम एंगल मेजर करते हैं वो हमेशा हम फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस टू एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो इस वजह से हमें हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल फाइंड करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होता है। अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस को मिलाया जाए तो हमारे पास चार हिस्से बनते हैं, जैसे सामने डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो इसमें जो टॉप राइट पोर्शन है ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो टॉप लेफ्ट है हमारे पास वो हमारे पास कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, बॉटम लेफ्ट पे जो है वो हमारे पास कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास रह गया है वो हमारे पास कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या निशानी है कि इसमें एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स तो नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे या अगर कोई वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई कंपोनेंट नेगेटिव हुआ करेगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर रिजल्टेंट जो है उसमें एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ रहा है और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो तब हम थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है, उसके अलावा अगर फर्ज करें कि हमारे पास हुआ एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तब हम थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब हम थीटा का फॉर्मूला करेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इसी तरह अगर हमारे पास एक्स भी नेगेटिव हुआ वाई भी नेगेटिव हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स यूज करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव हुआ लेकिन वाई नेगेटिव हुआ तो फिर हम यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से एलैबोरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जो कि हमारे पास लाइट ब्लू कलर के शेड में है। जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास डार्क ब्लू वाला एक वेक्टर बन रहा है। अब इसमें देखें कि डार्क ब्लू का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारे पास यूज होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
ज़ीरो, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर के वेक्टर्स हैं ए और बी, ये ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट हमारे पास रेड कलर का बन रहा है, तो इसमें हमारे पास देखें कि जो आर एक्स है, रेड कलर की जो डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो हमारे पास है नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, और हमारे पास जो आर वाई है वो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास लगेगा थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। और को याद रखिएगा कि जब हम आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें साइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, साइन ने हमें बता दिया कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास ये जो लाइट पर्पल कलर का है, दो वेक्टर्स हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं और डार्क पर्पल कलर का एक रिजल्टेंट बन रहा है। अब उस डार्क पर्पल का रिजल्टेंट जो है वो एक्स है नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, और आर वाई जो है वो है नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन में लगेगा थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। और याद रखिएगा कि आर वाई और आर एक्स के साथ साइन हमने कोई भी यूज़ नहीं करना जब हम कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट कर रहे होंगे। इसी तरह अब हमारे पास आ जाएं कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि दो लाइट ग्रीन कलर के वेक्टर हैं जो कि एड अप हो रहे हैं और डार्क ग्रीन कलर का हमारे पास रिजल्टेंट है। अब इसके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? राइट साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो है पॉजिटिव एक्स, और वाई कंपोनेंट किस तरफ है? डाउनवर्ड। डार्क जो डॉटेड ग्रीन लाइन है वो हमारे पास है आर वाई। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो हमारे पास लगेगा थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। याद रखिएगा कि यहाँ पे भी हमने जब कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है तो आर एक्स और आर वाई के साथ कोई भी साइन यूज़ नहीं करना। तो ये हमारे पास थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस होगी। अब हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा हमारे पास वेक्टर बी है, और हमारे पास जो वेक्टर ए है इसकी वैल्यू है 11 यूनिट्स और इसका एंगल बन रहा है 20 डिग्री। अब हमारे पास जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू है 23 यूनिट्स और जो थीटा इसका बन रहा है वो बन रहा है 160 डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनके एक्स कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे और फिर वाई कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया, एक आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.3 यूनिट्स। फिर हमने ए वाई कैलकुलेट किया ए साइन थीटा से, जिसका आंसर हमारे पास आएगा 3.8 यूनिट्स। फिर हमने कैलकुलेट किया बी एक्स, तो बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा जो कि आ जाएगा -21.6 यूनिट्स। और इसी तरह बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा होगा जो कि हमारे पास होगा 7.9 यूनिट्स। हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं इनकी ए बी और थीटास की। अब देखें हमने जब इनको ऐड किया, ए को और बी को ऐड किया, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट होगा? ए का एक्स प्लस बी का एक्स, तो आंसर आ गया -11.3 यूनिट्स। और जब हमने y कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जो कि आ गया 11.7 यूनिट्स। अब देखें x नेगेटिव है, y हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो हमें पता लग गया कि आर एक्स जो है वो नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट का पता लग गया। अब हमने इसके वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है एंगल की। तो एंगल की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। हमने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब हमने यहाँ पे जब आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट की तो उसके साथ साइन यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि साइन ने हमें क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया, साइन का रोल ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 134.1 डिग्रीज। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलेंगे इस पर्पल डार्क पर्पल जो वेक्टर है इसकी तरफ, तो हमारे पास एंगल बनेगा 134.1 डिग्रीज। ये हमारे पास रिजल्टेंट की वेक्टर की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारे पास कैसे होगा? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर और अंडर रूट। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं और वो हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है F1 दूसरी है F2,
और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी F। और सिचुएशन हमारे पास ऐसे है कि लेट्स सपोज F1 है 5 न्यूटन, तो F2 को भी हमने 5 न्यूटन ही रखना है, यानी वी आर एडिंग दी टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। और हम इनको जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी आ रहा है 5 न्यूटन, यानी जो रिजल्टेंट वो फोर्स है वो भी F1 और F2 के बराबर है। तो हमने बताना है कि यहाँ पे जो एंगल नज़र आ रहा है हमें, ये एंगल कितना होगा, तो ये सिचुएशन हो जाएगी कि हमारे पास F1, F2 और F इक्वल होंगे। तो अगेन हम वही करते हैं कि पहले कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया F1x। F1 आप देखें कि हमारे पास जो है F1 का एंगल है 0 डिग्री, F2 का जो एंगल है वो है थीटा। तो F1x इज इक्वल टू F1 cos 0। cos 0 1 होता है तो हमारे पास बन जाएगा F1। इसी तरह फिर हमारे पास आ गया F1y। F1y किसके इक्वल होता है? F1y होता है F1 sin थीटा, और यहाँ पे F1 का जो एंगल था वो था 0 डिग्री, तो sin 0 0 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है F2x। F2x हमारे पास किसके इक्वल होगा? F2 cos थीटा। ना F2 की वैल्यू पता है ना थीटा की वैल्यू पता है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हमारे पास आ गया F2y। F2y हमारे पास किसकी इक्वल होगा? F2y हमारे पास हो जाएगा F2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका x कंपोनेंट किसके बराबर होगा? F1x प्लस F2x। और रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट किसके बराबर होगा? F1y प्लस F2y। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होगा? x कंपोनेंट का सम का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के सम का स्क्वायर। तो आप सामने देखेंगे हमारे पास लिखा है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होल स्क्वायर, x कंपोनेंट्स। और इसी तरह फिर आगे y कंपोनेंट्स के लिए हमने लिख दिया प्लस F1y प्लस F2y, इनका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं, तो बल्कि पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो F1x की वैल्यू है F1, F2x की वैल्यू है F2 cos थीटा। इसी तरह F1y की वैल्यू क्या है? 0, और F2y की वैल्यू क्या है? F2 sin थीटा। अब हम इस तरह करते हैं कि हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? F1 F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है तो F1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2a भी करना होता है तो हमने लिखा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, यानी ये जो पहली हमारे पास टर्म आ गई इसका हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से आई है। दूसरे में देखें तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपली F2 sin थीटा का स्क्वायर करना है तो F2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कर दिया। अब हमारे पास सवाल में कंडीशन क्या थी कि F1 और F2 और F आपस में बराबर हैं। तो हम वो यानी F1 की जगह भी F लिख लें, F2 की जगह भी F लिख लें, तो हमारे पास क्या बनेगा? F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 की जगह F लिख लेते हैं तो F स्क्वायर, फिर F1 की जगह F लिखते हैं तो F स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर F1 F2 की जगह F लिखते हैं तो बन जाएगा 2FF cos थीटा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 2F स्क्वायर cos थीटा। और इसी तरह F2 की जगह भी हमने F लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा F स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब पहले तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी F स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया। उसके बाद F cos स्क्वायर थीटा और F sin स्क्वायर थीटा, इनमें से अगर F कॉमन ले लिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम F स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर cos थीटा। अब हम क्या सिंप्लीफिकेशन करें? 2F स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 2F स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि F स्क्वायर और F स्क्वायर के हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा हमारे पास आ गया -1/2। अब हम थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम cos को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। और cos इनवर्स 1/2 जो होता है, ये हमारे पास -1/2 जो है ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा? ये हमारे पास होगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वेक्टर A और वेक्टर B के दरमियान अगर एंगल 120 डिग्री हुआ तो फिर F1 F2 और F जो है इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा।
हम इसको डायग्राम में देखते हैं कि ये देखें हमारे पास जो लाइट पर्पल कलर की है ये है हमारे पास वेक्टर ए या F1, और जो हमारे पास ग्रीन कलर का वेक्टर था वो हमारे पास 120 डिग्री के एंगल पे बना दिया हमने। अब हमने इनको हेड टू टेल रूल से ऐड किया तो हम ग्रीन को जाके जो F1 है उसके हेड के ऊपर ले गए। तो हमने जब रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो जो डार्क पर्पल कलर की लाइन है ये आप देखें कि देखने में लाइट पर्पल और ग्रीन कलर के बराबर लग रही है। तो इसमें देखें जो हमारे पास एंगल बन रहा है ए और बी के दरमियान वो कितना बन रहा है 120 डिग्री, और इंटरनल एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगी, यानी F1 और F2 जो है इनका मैग्नीट्यूड बराबर था और इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री रखा, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो भी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितना कि हमारे पास F1 और F2 का था। ये हमारे पास हो गया आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे उस टॉपिक के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।